जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो नया बुक मार्केट में आया है, और ये बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें मतलब अभी तक जितने भी टीआरई का एग्जाम हुआ है ना, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, ये देखिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ था, टीआरई 3 में जो री एग्जाम हुआ था, इन सारे एग्जाम में मतलब सब्जेक्ट वाइज सभी प्रश्न को दिया गया है। जो भी प्रश्न एग्जाम में इन सारे एग्जाम में आया है ना, उन सारे प्रश्नों को इस बुक में दिया गया है। तो इसलिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह समान अध्ययन का बुक है, और इसमें टोटल 1310 प्रश्न दिए गए हैं। तो सारे प्रश्नों को देखेंगे इसमें, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहता है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये समान अध्ययन देख रहे हैं, समान अध्ययन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये इतिहास का टॉपिक है, इतिहास। और इतिहास में इतिहास सब्जेक्ट है, और इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, जो कि सैंधव सभ्यता से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नहीं पता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब सभी जानवर के बारे में पता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर घोड़ा मारा है। ठीक ना, तो बीपीएससी के अनुसार ही चलते हैं हम सब। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहां तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। प्राचीन में माना जाता था, किंतु लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिले हैं। और अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव के लोग परिचित थे। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं साथियों। वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन आया था ये टीआरई शिक्षक वाला एग्जाम में, तो उससे है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये राजगीर जो था, ये राजधानी के रूप में कार्य करता था। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगीर, जिसे गिरिब्रज भी कहते हैं, तो राजगीर शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार 544 ईस्वी से 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय इसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। किंतु उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था उदयन का। इसने राजगीर से अपनी राजधानी को कहाँ ले आया था? तो पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित कर दिया था। शिशुनाग वंश के शिशुनाग, जिसका टाइम पीरियड है 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व, ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किंतु कालांतर में कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य का यही राजधानी बनी रही। आगे है बौद्ध और जैन धर्म से जो क्वेश्चन आया था। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो ये अजंता में स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। और बादामी गुफा से बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाएं से है। एलोरा दुनिया के सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसर में से एक है, जिसमें 600 से 1000 की कलाकृतियां स्थित हैं। तो साथियों, इस चैनल पे मतलब ये अभी तो हम इतिहास का करा रहे हैं, हिस्ट्री का करा रहे हैं, और इसके बाद मतलब जो भी टॉपिक रहेगा पॉलिटी, साइंस और सोशल, मतलब पॉलिटी और साइंस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, और फिर रह गया भूगोल, तो सभी सब्जेक्ट को क्लियर कराया जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उप महाद्वीप में विकसित हुई है। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। तो चलिए, अब मगध 16 महाजनपद ये टॉपिक है और उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आया था, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो मगध एवं अंग के मैदान जो है ये मध्य गंगा का मैदान का हिस्सा है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। मगध महाजनपद वर्तमान पटना, गया तथा शाहाबाद में स्थित था, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। आगे है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो कौटिल्य जो थे तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। गुप्तकाल एवं गुप्तोत्तर काल से समझते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन आया, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो नहीं, ये हर्ष के शासनकाल के दौरान नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और अगला है हेनसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हर्ष के समय में ये आया था हेनसान। ठीक ना, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन। फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल तक संस्कृत का अध्ययन किया। हेनसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। अतः कोई भी कथन सही नहीं है। 8 नंबर है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा गया था किसके पास? तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजा गया था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, जिसे मेघवर्ण भी कहा जाता है, ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। अब विविध से क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक ना, दिल्ली में स्थित है। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य जो है लौह स्तंभ दिल्ली के सिंहरौली, यहाँ पे हो जाएगा मेहरौली, मेहरौली में स्थित है या सिंहरौली ऐसे कुछ होगा। तो सिंहरौली में स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगती है, जो इसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो खीर भवानी मेला ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में जो 1 to 5 में एग्जाम हुआ था 2024 में, जो कैंसिल हुआ था, उसका सॉल्यूशन है उसी से ये क्वेश्चन है, उसी में क्वेश्चन आया था। तो आप अगर किसी भी एग्जाम मतलब किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, तो सभी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो वीडियो को देख लीजिएगा लास्ट तक जरूर। खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टम को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख धार्मिक उत्सव में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला और पुरमंडल मेला, चैत्रीय दौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्योहार हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीति सार का कामंदक के द्वारा लिखा गया है, कामंदक के द्वारा। ठीक ना, ये बीपीएससी में आया है, 69वां बीपीएससी में।
राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कामंदक हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। अब 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर सुमेलित करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो इसका सही देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूची 1 दिया गया है इधर और सूची 2 इधर है। तो बताइएगा चरक का क्या हो जाएगा। तो चरक हो जाएगा चिकित्सा से सुमेलित है। ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त का गणित से सुमेलित हो जाएगा ब्राह्मणिर। तो ये ज्योतिष से संबंधित है। और विशाखदत्त नाटककार से संबंधित है, ठीक ना। तो ये सही सुमेलित इसी तरह से होगा। पहला का हो जाएगा दूसरा, और दूसरा का हो जाएगा पहला, तीसरा का चौथा, चौथा का तीसरा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, पहला का दूसरा। इसका सही आंसर कौन सा निकल जाएगा। ए ऑप्शन जो है सही निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त गणित से, ब्राह्मणिर ज्योतिष से, और विशाखदत्त जो है नाटककार से संबंधित है, नाटककार थे। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में है। यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर सेकंड शिफ्ट सेकंड में आया। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिणापथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग होता है। अब हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आए हैं एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत से है दोस्तों। और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोजी की शुरुआत किया था। तो नौरोजी का शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोजी की शुरुआत किया था। बलबन फारसी संस्कृत और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस को शुरू किया था। सॉल्यूशन भी देखते जाइएगा, क्योंकि मतलब सॉल्यूशन से क्लियर हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था। तो इब्न बतूता जो था मोरक्को का था। सॉल्यूशन है, सल्तनत कालीन तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एक यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज जिसे कहते हैं नियुक्त किया था। अब इससे विविध से यह है। तीसरा, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। मैथिली भाषा का विकास जो है किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा का किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ये कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश जो कि 1907 ईस्वी से 1325 ईस्वी का शासन था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। तो ये लोकप्रिय बनाया था उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्हें पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की थी। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रीवियस ईयर का है, तो इसलिए देख लीजिएगा वीडियो लास्ट तक जरूर। फुतुहाल ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये ईश्वर नागर के द्वारा लिखा गया है। फुतुहाल ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल का कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं
शामिल है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो मक्का का द्वार सूरत को कहा जाता है दोस्तों। सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और भारत में बाबर के आगमन के कारण पूछ रहा है, ठीक ना। तो भारत में बाबर के आक्रमण के कारण कौन सा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसका देखते हैं। भारत में बाबर के आक्रमण का कारण पूछ रहा है। तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। बाबर के आगमन भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और आगे है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहरबाद और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी गलत है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये ठीक है। अयुद्ध में तोपों की शुरुआत हुआ, ये भी सही है, यानी कि तीसरा चौथा सही है। तो ये किस में हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए देखिए सी ऑप्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। बाबर के आक्रमण के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगान नामक स्थल पर हुआ था। बाबर ने काबुल का अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किए थे। सभी सभी सब्जेक्ट को इसमें क्लियर कराया जाएगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा ये नहीं है, आधा आधा घंटा का 3-4 वीडियो अगर आ जाएगा तो उसमें एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। अष्टप्रधान मंदिर थी, तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो ये मराठा प्रशासन के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहते हैं। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था एवं अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। यह मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद निम्न था, देखिए। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान को राजा का प्रधानमंत्री कहा जाता था। अमत, जो कि पंत अथवा मजूमदार था, वित्त एवं राजस्व मंत्री था। बाकिया नबीस, जो मंत्री था वर्तमान गृह मंत्री के अनुसार इसका बाकिया नबीस का पद होता था। सुमंत, जिसे दबीर कहा जाता था, वर्तमान विदेश मंत्री के अनुसार इसका पद है। सचिव, तो राजकीय पत्र व्यवहार, और क्या है, एक मिनट, न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था। पंडित राव सद्र को धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। अब आधुनिक भारत का इतिहास है दोस्तों इसमें, ठीक ना। अब आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इसमें देखेंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉमन पेपर होता है ना, अगर आपका ऐसे सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन हिस्ट्री पॉलिटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी है तब तो 40 नंबर रहेगा ही, लेकिन 8 नंबर अगर कॉमन पेपर में ही रहेगा। 40 नंबर का कॉमन पेपर होता है ना सभी क्लास के लिए, तो उसमें 8 नंबर मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पे हस्ताक्षर किया गया था? तो ये इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर हुआ था। देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि, जो कि 1965 में हुआ था, ये किया गया था, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। किसको? क्लाइव लाइट को। मुगल साम्राज्य ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया था। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दरोगा में भी, बीपीएससी में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने
पटना में अपना फैक्ट्री खोला था 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करता था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था, ये है। तो इनमें से कौन सी इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारक दूत थे? कौन दूत बने थे इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारक दूत? तो ये बने थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। देखिए, इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1859 के 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो ये क्या निर्धारित किया था? तो ये बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ये निर्धारित किया गया था, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 में अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागान के श्रमिकों को अपने अधिकारों को अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दिया गया था, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो अभी ऊपर में देखे थे, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और क्वेश्चन रिपीट भी होता है दोस्तों, तो इसलिए देखिए, जो पहले क्वेश्चन आया था वो बाद में भी क्वेश्चन आया है, तो यानी कि हर शिफ्ट में मतलब रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए सारा प्रश्न को देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी पूछेगा किस जगह से, तो फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य कारण था कौन सा दोस्तों? तो इसका देखिए क्या है, रेलवे के मार्ग पर तख्त स्लीपरों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी को आपूर्ति करना। मतलब इनमें से विस्तार खेती की मांग करने पर इसमें उपयुक्त एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा छठा का। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निर्माणीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई थी। अब 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 1857 का जो क्रांति है दोस्तों, इससे रिलेटेड मतलब हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए देखिए इसमें क्या आया था कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो ये नायब या उप दीवान घोषित किए थे। ये ऑप्शन 7 का सही हो जाएगा, ठीक ना। 7 का सही आंसर ये हो जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3 में जो 6 to 8 का एग्जाम हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन, और ये एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें, ठीक ना। 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उसका नायब घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो रानी
विक्टोरिया की उद्घोषणा किस तिथि को जारी हुई थी, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी किया गया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्यीय ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया गया था। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था। तो लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था अफगानों ने, ठीक ना, अफगानों ने। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के बाद बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, एक पत्र लिखा, साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे, मतलब अफगानियों ने लक्ष्मीबाई को मदद किया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो किसके द्वारा वर्णित किया गया था दोस्तों, स्वतंत्र क्या है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया था। तो ये वीडी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो इसका कौन सा कारण सही हो जाएगा 1857 के विद्रोह की विफलता का। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के विफलता के मुख्य कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, साधनों का अभाव, क्रांतिकारियों में देशव्यापी प्रसार न होना और आपसी फूट, ठीक ना, ये सभी कारण था। क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन कौन कारण थे, तो अभी तो यहाँ पे 3 कारण दिया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, तो उपयुक्त सभी हो गया। और ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए सभी को देख लीजिए। सॉल्यूशन ही भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन से ही आंसर मतलब मिल जाता है, तो इसलिए सॉल्यूशन को भी देखिए। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये झांसी की रानी को ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ पे वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में 1857 के विद्रोह में ये झांसी की, मतलब झांसी से ये नेतृत्व की थी। तो 1857 के विद्रोह में मतलब ह्यूरोज ने कहा था झांसी की रानी को कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अब अगला टॉपिक है दोस्तों अन्य जन आंदोलन, जो कि 1757 से 1857 तक हुआ था। उससे जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो कर की नई 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 व्यवस्था के विरुद्ध में शोषणकारी शक्तियों का विरोध किसने किया था। तो ये किया गया था 1855-56 में बिहार में संथालियों के द्वारा किया गया था, ठीक ना। नई कर की नई व्यवस्था के विरोध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया गया था 1855 से 56 ईस्वी में बिहार के संथालियों के द्वारा।
आइए देखते हैं सॉल्यूशन। 1855-56 में विद्रोह बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। इसे संथाल विद्रोह या संथाल होल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने किया था। ये चारों भाई थे, ठीक ना, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। ये भी क्वेश्चन आता है कि संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड क्या था, मतलब कब से कब तक चला था। तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 तक चला था। चलिए अगला है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था, इसलिए बोलते हैं कि सॉल्यूशन देखते जाइए। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों के द्वारा किया गया था, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे। तो इसलिए सॉल्यूशन देखने कहते हैं कि सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन लड़ता है दोस्तों। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था, अभी बताएं। क्वेश्चन ये भी आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो बताना है कि 1855-56 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव तो कोई है ही नहीं, जिसमें 4 भाई में सिद्धू कान्हू मेन थे। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो आइए ये इसका व्याख्या ऊपर में दिया गया था, अभी ऊपर में बता दिए थे दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ठीक ना, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, अभी ऊपर में देखें तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सॉल्यूशन दोनों का सेम ही रहेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ था, तो इसीलिए ये देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे है ना कि 1882 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ प्रकाशित किया गया था कब, तो ये 1882 में, ठीक ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। आज सारे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था ये बताना है आपको, ठीक ना। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो संथाल विद्रोह अभी देखे थे दोस्तों। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था, अभी देखे थे ना ऊपर में। 1855-56 जो कि 30 जून 1855-56 30 जून। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। 1899 से 1900 1895 से 1 मिनट 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला था। इधर लिख देते हैं। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 तक चला था। 1855 से 56 तक चला था, जो कि 30 जून 1855-56 तक चला था। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था, 1900। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 से 1920 तक, 1914 से 1920 तक। अब देखिए तो कौन सबसे पहले हुआ है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो 1855-56 वाला, यानी कि संथाल विद्रोह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं। उपयुक्त विकल्प में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह है, जो कि 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी के झारखंड के छोटा नागपुर में स्थित हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो अभी देखें क्वेश्चन दोस्तों। ताना भगत आंदोलन जो है ये संबंधित है किससे, तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है ताना भगत आंदोलन। 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है और यह आंदोलन 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार वर्तमान झारखंड में, अभी झारखंड हो गया है, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और ये 2000 ईस्वी में अलग हुआ है दोस्तों, 20 नवंबर 2000 को। तो यह वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नाग 15 नवंबर, ठीक ना, 15 नवंबर वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुतिया
भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये बहावी आंदोलन हुआ था। जो लोग लंबी दाढ़ी रखते थे ना, उनको टैक्स देना पड़ता था, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। कौन सा? तो बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन या बहावी विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। तो चलिए, भारतीय शिक्षा का विकास अगले टॉपिक में देखेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और ये सेशन अभी कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, और सभी सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, ठीक ना। पहले इतिहास देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो टॉपिक आप सब बोलिएगा उसी टॉपिक को करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक से मोटिवेशन मिलता है साथियों वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।